एपिसोड 21 टैलेंट अवेकनिंग। मयंक अपने माता पिता के साथ किंग्सब्रिज की ओर निकला। 5 साल बाद जब वह पूरे समय वैंडरबिल्ट हवेली में रहा था। इस बार सर्दी का मौसम था, इसलिए मयंक ने सफर के दौरान बग्घी को गर्म रखने के लिए कुछ एम्बर जादू फेंके। जाहिर है उसने अपने भरोसेमंद घोड़े को भी नहीं भुलाया, जिसका पूरा शरीर मयंक के आग के जादू से गर्म हो गया था, जिससे जानवर का सफर आसान हो गया। वे किंग्सब्रिज की दीवारों तक पहुंचे और रास्तों पर बर्फ जमा देखी। सैनिक अपनी बाहों को रगड़ रहे थे और शहर में आ रहे बग्घियों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे हमेशा होता है, उनकी बग्घी को बिना किसी दिक्कत के जल्दी से अंदर जाने दिया गया। मयंक ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि रीबॉर्न कंपनी का व्यवसाय कितना बढ़ रहा था। जहां भी वह देखता, लोग माचिस की डिब्बियां खरीद रहे थे या उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे ताकि खुद को गर्म रख सकें। वे इसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, बाहर कैंप जलाते थे, और उनके बच्चे इसे जादूगरों की तरह आग के जादू फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे। माँ देखो, मैं आग का जादूगर हूं, एक उत्साहित लड़का अपनी माँ से बोला, माचिस जलाते हुए। हाँ हाँ तुम हो, खुश माँ ने जवाब दिया। वह एक खास तरह के चश्मे पहन रही थी जो रीबॉर्न कंपनी ने सस्ते में बेचे थे, जो कमजोर नजर को ठीक करते थे। मैं रीबॉर्न शतरंज खेलूंगा ताकि मैं इतना होशियार बन सकूं कि मैजिक टॉवर में शामिल हो सकूं, छोटे लड़के ने घोषणा की। कई परिवार इस सर्दी में खुश थे, और ये सब रीबॉर्न कंपनी की खोजों की वजह से था। उस माँ को अब एक बैंक में क्लर्क की अच्छी नौकरी मिल गई थी, क्योंकि वह रीबॉर्न चश्मे से कागज पर लिखे शब्द पढ़ सकती थी। इसलिए उसे इस सर्दी में खाना खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उसके पास अपने बच्चे के लिए शतरंज बोर्ड खरीदने के लिए भी बचत थी। इसके अलावा उन्हें घर को गर्म रखने के लिए महंगे फायर मेज से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। एक माचिस की तीली ही काफी थी। रीबॉर्न ने हर किसी की जिंदगी बहुत आरामदायक बना दी थी, और इसी वजह से ये छोटी कंपनी उनके दिलों में उनके उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित हो गई थी। मयंक मुस्कुराया, संतुष्टि महसूस करते हुए कि भले ही थोड़ा सा ही सही, वह लोगों की जिंदगी उतनी ही आरामदायक बना पाया जितना कि अपनी थी। लेकिन ये काफी नहीं था, अभी नहीं। आचू, सड़कों पर छींकने और खांसने की आवाजें सुनाई दी। मयंक ने अक्सर ऐसे लोग देखे जिनकी आंखें डूबी हुई थीं और त्वचा सूखी थी, जैसे वे मौत के कगार पर हों। उनके साथ क्या हो रहा है? मयंक ने पूछा। प्यारे, अपना सिर वापस बग्घी में रखो। शहर में बीमारी फैल रही है। हम सिर्फ तुम्हारे टैलेंट अवेकनिंग के लिए आए हैं। तुम्हें तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण दिन पर बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उसकी मां ने चेतावनी दी। पापा, वे बीमार क्यों हैं? बार्ट ने मयंक को बग्घी में खींच लिया और फिर जवाब दिया, सर्दी के मौसम में ऐसा अक्सर होता है। जादूगर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की, लेकिन ऐसे जादूगर बहुत कम हैं जो इलाज कर सकते हैं। तभी रिवर डेम्स की बदबू बग्घी में आई और मयंक की नाक पर हमला कर गई। वह अभी तक इसकी आदत नहीं डाल पाया था। शायद ये नदी का प्रदूषण ही बीमारी फैला रहा है। जब तक वे इस समस्या को ठीक नहीं करेंगे, लोग बीमार होते रहेंगे। मयंक को शहर के लिए सीवर सिस्टम बनाने का विचार आया था, लेकिन 5 साल की उम्र में वह इसे बहुत बड़ा काम समझा था। अब वह इस विचार पर फिर से सोचने लगा। बग्घी आखिरकार चर्च पहुंची, जो उसके पिछले जीवन में देखे गए कैथेड्रल जैसी बनाई गई थी। इमारतें गुंबददार थीं, हर शीर्ष पर ऊंचे टॉवर थे, और जब वे अंदर गए, मयंक ने देखा कि दोनों ओर प्यूज लगे थे और स्तंभों के बीच धार्मिक चित्र और मूर्तियां थीं। चर्च पूरी तरह खाली था, केवल सन्नाटा था। उसने सोचा कि जैसे उसके पिछले जीवन में चर्च केवल मास के समय ही सक्रिय होते थे। मयंक लाल कारपेट पर चलते हुए मोमबत्तियों की लौ को हिलते देखा। स्वागत है, वैंडरबिल्ट परिवार। एक गंजा आदमी, सफेद वस्त्र पहने, वेदी के बगल के दरवाजे से आया। सुप्रभात पुजारी जी, हम यहां मेरे बेटे मयंक के टैलेंट को जागृत कराने आए हैं, बार्ट ने सम्मान से कहा। पुजारी ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि वे क्यों आए हैं।
मैंने उस छोटे लड़के की प्रतिभाओं के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक प्रतिभा जिसके जैसे वह निश्चित ही एक अच्छी स्किल जागृत करेगा। लीलिया का चेहरा सुनकर खिल उठा। सुनो मयंक। लेकिन मयंक ध्यान नहीं दे रहा था। वह चर्च के बीच में रखी एक पवित्र कन्या की मूर्ति को देख रहा था। क्या वो भगवान है? उसने पूछा। पुजारी ने सिर हिलाया। हाँ, वह इस दुनिया की सर्वोच्च देवी हैं, जिसने सब कुछ बनाया और जो सब कुछ तय करती हैं। यह टैलेंट अवेकनिंग तुम्हें उनके पवित्रत्व से कुछ समय के लिए जोड़ देगा, जिससे तुम्हें अपनी सच्ची शक्तियों को जागृत करने का मौका मिलेगा। वह महिला है। जब मैं पुनर्जन्म लेकर उनसे बात कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम तैयार हो? पुजारी ने पूछा। बार्ट और लिलिया दोनों मयंक को वेदी तक लेकर गए और देवी की मूर्ति के ठीक सामने उसे खड़ा किया। तुम खुद को सोते हुए महसूस करोगे। इसका विरोध मत करना। यह समारोह का हिस्सा है, उसकी मां ने फुसफुसाते हुए कहा। सब कुछ तैयार था। पुजारी ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कुछ शब्द बोले। जैसे ही उसने अपने शरीर में दिव्य शक्ति प्रवाहित की, मयंक ने मूर्ति के सिर से चमकती रोशनी देखी, जो धीरे धीरे तेज होती गई, जब तक उसकी सारी इंद्रियां अंधकार से भर गईं। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। क्या कुछ हो रहा है? चैट AK1, तुम मर गए। हा हा हा, मजाक कर रहा हूं। मयंक ने अपने सिर में एक अनजान आवाज सुनी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। जिस जमीन पर वह खड़ा था वह संगमरमर या मखमली कालीन नहीं, बल्कि एक बहुत ही नरम और आश्चर्यजनक रूप से स्थिर बादल था। उसने चारों ओर देखा और एक स्वर्ग जैसा आदर्श दृश्य देखा। हर जगह बादल थे जो हवा में तैर रहे थे और सीढ़ियों और चबूतरे जैसे मंच बना रहे थे। तुम अपनी नई जिंदगी कैसी पा रहे हो? मयंक ने आगे देखा और एक विशाल स्त्री चेहरा नीचे की ओर उसे घूरता हुआ देखा। उसके लाल होंठ पूरे 5 मंजिला इमारत को निगल सकते थे। क्या तुम भगवान हो? उसने पूछा। हाँ, मैं हूं। बस 10 साल हुए हैं और तुम मुझे भूल गए। मैं नाराज हो रही हूं। मयंक को भगवान इतनी खूबसूरत याद नहीं थी। देवी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, जैसे मयंक से निराशा व्यक्त कर रही हो। माफ करना, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया। उस वक्त मैं सिर्फ एक तैरती हुई आत्मा थी। मयंक ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूं। आखिरकार जब से तुम इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आए हो, तुमने मुझे बेहद मनोरंजक चीजें दिखाई हैं। क्या तुम नाराज नहीं हो? मैं तो जैसे इस दुनिया की तकनीक की प्रगति को धोखा दे रहा हूं। देवी हंसी। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। मेरे लोगों को जादू का इतना आदत हो गया है कि वे तकनीक में कोई प्रगति नहीं करते। हजारों हजारों साल एक जैसी चीजें देखना सच में बहुत निराशाजनक होता है। मयंक को लग रहा था कि यही असली वजह थी कि उसे पुनर्जन्म मिला। वैसे भी मुझे तुम्हारा काम पसंद है, इसलिए जारी रखो। मैं आशा करती हूं कि तुम जो भी हासिल करना चाहते हो उसे पाओ, मिस्टर स्टोइक। देवी ने बादलों पर दुनिया का एक दृश्य दिखाया। उसने उन महिलाओं की खुश मुस्कानें दिखाई जो रिबोर्न साबुन से हाथ धो रही थीं, शतरंज खेलने वाले भीड़ को दिखाया जो आग के पास खेल का आनंद ले रही थी, और यह भी दिखाया कि उसने लोगों की जिंदगी पर कितना प्रभाव डाला है। उसकी माँ और पिता एक दूसरे को गले लगाए हुए थे जब वे मयंक को देवी की मूर्ति के नीचे स्थिर खड़ा देख रहे थे। वैंडरबिल्ट हवेली में बेराटा अब कुएं से पानी के बाल्टी लाने की वजह से अपनी पीठ को तानती नहीं थी। और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी जिंदगी मयंक के काम से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर हो चुकी थी। मैं बस चाहता हूं कि हर कोई मेरे जितना आरामदायक रहे, मयंक ने देवी से कहा, और यही बात तुम्हें खास बनाती है। इसी वजह से मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है। मयंक ने अपना सिर मारा। उसे सच में नहीं लगता था कि उसने कोई खास काम किया है। आखिरकार सब कुछ उसके व्यक्तिगत आय सहायक की वजह से ही संभव हुआ था। हालांकि देवी जानती थी कि अगर कोई और आत्मा चैट AK1 के साथ आती तो वे उसे मयंक की तरह दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वैसे
अब क्या होगा? क्या मुझे वापस असली दुनिया में भेज दिया जाएगा? उस विशाल चेहरे ने सिर हिलाया। नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि अब तुम्हारा टैलेंट अवेकनिंग का समय है? मुझे तो लगता था कि मेरा टैलेंट पहले से ही है। मेरे पास तो सुप्रीम स्किल भी है, देवी ने हौंसते हुए कहा। यह तुम्हें टैलेंट पाने से नहीं बचाता। तुम्हें चाहे पसंद हो या न हो, मैं इसे तुम पर जबरदस्ती थोप दूंगी। मयंक ने कंधे उचकाए। जैसा कि हमेशा होता है, अगर वह कुछ नहीं कर सकता तो बहस करना बेकार है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए कि हर कोई आरामदायक रहे, तुम्हें दुनिया भर में अपनी खोजें फैलानी होंगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और कुछ लोग अपनी संस्कृति और विश्वासों में इतने जकड़े हुए हैं कि तुम्हें उन्हें अपनी खोजें स्वीकार करने के लिए प्रभावित करना मुश्किल होगा। इसे आसान बनाने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा टैलेंट देती हूं जो तुम्हें और तुम्हारे सहयोगियों को उनके क्षेत्रों में शीर्ष तक पहुंचाएगा। मैं तुम्हें टैलेंट देती हूं भविष्य का संकेतक, हार्बिंजर ऑफ द फ्यूचर। मयंक ने अपने सिर से पैर तक एक गर्माहट महसूस की। कुछ सेकंड के लिए वह किसी पवित्र आभा से घिर गया, फिर वह उसकी त्वचा में समा गई। और इस टैलेंट के साथ आता है एक सुप्रीम स्किल जिसका नाम है उपहार प्रदान करना, गिफ्ट बेस्टोवाल। तभी मयंक ने अपनी दृष्टि में परिचित सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। माइकल फॉन वांडरबिल्ट, मैजिक टैलेंट SSS प्लस वर्ग, एलिमेंट मास्टरी लागू नहीं, मैजिक प्योरिटी 99.99%, माना क्वांटिटी लागू नहीं, टैलेंट भविष्य का संकेतक, हार्बिंजर ऑफ द फ्यूचर, रेल्म 4 स्टार शिक्षित जादूगर, लर्नड मैजिशियन। अगले अपडेट तक प्रगति 0.89%। सुप्रीम स्किल एकता सम्मेलन, यूनिटी गैदरिंग। सुप्रीम स्किल उपहार प्रदान करना, गिफ्ट बेस्टोवाल, कौशल, पूर्ण एकता रक्षा, एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस, 4 स्टार स्तर, सीखे गए जादू, जलगोला, वाटर बॉल, अंगारा, एम्बर, चट्टान फेंकना, रॉक थ्रो। इस प्लाका मयंक को नहीं लगता था कि देवी उसे दूसरी सुप्रीम स्किल देंगी। उसने सुना था कि पूरी दुनिया में केवल 10 लोगों के पास सुप्रीम स्किल होती है और अब उसके पास 2 हैं। धन्यवाद, हालांकि मुझे नहीं पता कि सुप्रीम स्किल क्या करती है और मेरा टैलेंट, इसका क्या मतलब है? देवी ने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई। मयंक नहीं जान पाया कि क्या वह उसके साथ खेल रही है या बस उस पर हंसना चाहती है। तुम्हारा टैलेंट वैसा ही है जैसा है। तुम भविष्य को सामने लाते हो। जहां तक तुम्हारी सुप्रीम स्किल का सवाल है, अपनी शक्तियों की पूरी सीमा तुम खुद ही खोज पाओगे। एक बात जो तुम्हें जाननी जरूरी है वह यह कि तुम किसी भी प्राणी में छुपे हुए टैलेंट को जागृत कर सकते हो और उन्हें ऐसी शक्तियां दे सकते हो जो सामान्यतः असंभव होती। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए इसका इंतजार करो। एक और ओवरपावर्ड क्षमता। मयंक खुशी खुशी ऐसे तोहफे को स्वीकार कर लेगा। उसे अच्छा लगा कि यह शक्ति उसे दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करेगी। फुहुहु, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि तुम इन शक्तियों के साथ क्या करोगे। अचानक मयंक ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। उसके हाथ पारदर्शी होने लगे, जैसे वह अस्तित्व से धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही समय था। मयंक ने देवी की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। धन्यवाद, उसने ईमानदारी से कहा। सिर्फ उनकी वजह से ही वह इतना अच्छा जीवन जी पा रहा था। कोई बात नहीं, देवी ने उत्तर दिया। ओह, और वैसे मैं सुझाव देती हूं कि तुम अपने परिवार को जितनी जल्दी हो सके किंग्सब्रिज से बाहर निकालो। जल्द ही वहां एक महामारी आने वाली है। मयंक ने यह सुनते ही अपने शरीर में फीका पड़ने वाला एहसास रोक लिया। क्या मतलब? उसने जल्दी से पूछा। तुमने रिवर डैम्स की प्रदूषण देखी है ना? यह और भी बढ़ेगा और अंततः शहर में कई मौतें होंगी। मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि संक्रमण से पहले तुम शहर छोड़ दो। मयंक ने माथा ताना। उसका पिता किंग्सब्रिज में काम करता था।
सेब्रस और जो जादूगर उसने शतरंज खेलते हुए दोस्त बनाए थे वे वहीं रहते थे। उसकी रिबोर्न कंपनी भी शहर में अपनी जगह बनाना शुरू कर रही थी। वह किंग्सब्रिज और वहां के मासूम लोगों पर ऐसी त्रासदी आने नहीं देना चाहता था। कम से कम अगर वह रोक सकता है तो। फुहूहू, मुझे लगता है तुम्हें उस सीवर सिस्टम पर काम करना पड़ेगा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। शुभकामनाएं। देवी ने उसे एक चुंबन देकर विदा कहा और उसकी आत्मा को वापस दुनिया में भेज दिया। मयंक आंखें खोलकर जागा। उसके भीतर दृढ़ निश्चय और उत्साह की आग जल रही थी। एपिसोड 22 परफेक्ट रीबॉर्न। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे बुझी, मयंक खुद को फिर से चर्च में पाया, उस देवी की मूर्ति को घूरते हुए जिससे अभी अभी उसने बातचीत की थी। एक सुनहरी आभा अचानक गुंबद जैसे छत से नीचे आई और मयंक के पैरों की ओर एक किरण बरसाई। पादरी ने यह देखकर अपने बाल खड़े हो गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन यह भी उसके दिल की हैरानी को पूरी तरह से बयान नहीं कर पाई। जब भी कोई बच्चा अपनी प्रतिभा जागृति से गुजरता था तो एक प्रकाश की किरण बच्चे की ओर आती थी जो यह बताती थी कि उसने किस तरह की प्रतिभा पाई है। वह अक्सर फीकी लाल रोशनी देख चुका था जो लड़ाई की प्रतिभा को दर्शाती थी, नीली रोशनी जो जादू की प्रतिभा दिखाती थी, या हरी किरण जो उत्पादन की प्रतिभा बताती थी। लेकिन उसने कभी सुनहरी किरण नहीं देखी थी। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुनहरी, सुनहरी, ये वही कुख्यात सर्वोच्च प्रतिभा है। पादरी ने हैरानी से आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम्हारे बेटे के पास सर्वोच्च कौशल है। लाइला और बाट की सांसें थम गईं। उसकी मां हैरान थी, लेकिन चौंकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। वहीं बाट अपनी हैरानी पर काबू नहीं पा रहा था जब उसने पादरी से सुना कि ये एक दुनिया बदल देने वाली प्रतिभा जागृति है। मुझे पता था। लाइला ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरा बेटा तो जीनियस है। क्या हमें पता है कि ये सर्वोच्च कौशल किस तरह का है? बाट ने शांत स्वर में पादरी से पूछा, पर उसके टकटक करते कदम उसके असली उत्साह को छुपा नहीं पाए। सबकी निगाहें मयंक पर थीं, जो बस कंधे ऊंचे करके सच्चाई बताने लगा। मेरी प्रतिभा का नाम है भविष्य का अग्रदूत। सर्वोच्च कौशल, उपहार प्रदान करना। सबने पादरी की ओर देखा, उम्मीद के साथ कि वह कुछ समझाए, पर वह कुछ भी कह नहीं पाया। आखिर दुनिया में केवल 10 लोग ही सर्वोच्च कौशल के धारक देखे गए हैं और वे अपने असली शक्तियों को छुपाए रखते हैं। और फिर भी मयंक का सर्वोच्च कौशल बाकी सभी से बिल्कुल अलग हो सकता है। हमें उस सर्वोच्च कौशल की असली सीमा का पता नहीं है, केवल देवी ही जानती हैं। मयंक को इसे खुद ही खोज निकालना होगा, पादरी ने समझाया। फर्क नहीं पड़ता, ये तो सर्वोच्च कौशल है। मुझे यकीन है कि ये मेरे बेटे को दुनिया से भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, लाइला ने खुशी से कहा। वह मयंक पर प्यार लुटाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने आखिरकार अपने बेटे की प्रतिभा की सारी बातें सही साबित हो गईं देखी। बेटा, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, कभी भी हमारे पास आ सकते हो, बाट ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन बाट ने देखा कि मयंक उतना खुश नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। उसका बेटा चिंतित लग रहा था। क्या बात है? उसने मयंक से पूछा। पापा, एक बात है जिसमें मुझे मदद चाहिए, मयंक ने अपने माता पिता से कहा। देवी ने मुझसे कहा कि किंग्सब्रिज में महामारी आएगी जब तक कि नदी डैम्स की समस्या हल नहीं होती। बाट, लाइला और पादरी सब हैरानी से मयंक की तरफ देखने लगे। बेटा, तुमने देवी से बात की? बाट ने चिंता और आश्चर्य दोनों के साथ पूछा। ये असंभव है, पादरी ने इनकार किया। हम जैसे सामान्य लोग देवी से बात करने के योग्य नहीं हैं। जिन बच्चों को अपनी प्रतिभा जागृति होती है, वे बचपन की अलग अलग बातें याद करते हैं। शायद तुमने सपना देखा होगा। यह सच है। मैंने उनसे बात की, मयंक ने सीधा जवाब दिया। और जैसे ही पादरी मयंक को समझाने वाला था कि ऐसे झूठ बोलना गलत है, दीवारों पर लगी मोमबत्तियां अचानक हवा के बिना बुझ गईं
और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड के बाद लौ फिर से जली और चर्च का अंधेरा मिट गया। पादरी मुंह खोलकर बंद करने लगा, पर शब्द नहीं निकल पाए। और इससे पहले कि वह इसे महज संयोग कह पाता, आकाश में तेज बिजली कड़कती हुई गड़गड़ाहट हुई। अगर ये भगवान का संकेत नहीं है तो क्या है? हाँ, लगता है जब किसी बच्चे को सर्वोच्च प्रतिभा मिलती है तो चीजें अलग होती हैं। हाँ, मुझे जाना होगा। पादरी ने तुरंत विदाई ली और अपने कक्ष में खुद को कैद कर लिया। वह पूरी हफ्ते देवी से क्षमा प्रार्थना करने में बिताना चाहता था। अगर मायंक इतना खास था कि उसे सर्वोच्च प्रतिभा मिली, तो ये साफ होना चाहिए था कि देवी ने उसे विशेष फावर किया है। पादरी यह भूल गया और लगभग बच्चे की भावनाओं को आहत कर बैठा। अब वापस मायंक और उसके परिवार की तरफ, बार्ट ने अपने बेटे से उस महामारी के बारे में सवाल किया। क्या तुम इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित हो मायंक? एक महामारी? मायंक ने सिर हिलाया। हाँ, बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि लोग नदी डैम्स का पानी पी रहे हैं जो मानव मल से प्रदूषित है। लेकिन जादूगर ध्यान रखते हैं कि नदी का पानी साफ हो। वे हमेशा पानी को किसी भी गंदगी से छानते हैं। मायंक ने सोचा, शायद उन्हें सूक्ष्म रोगों का पता नहीं है। पूरी नदी को उबालने के बाद भी वह पीने के लिए सुरक्षित नहीं होगा। यह पर्याप्त नहीं है, उसने कहा। हमें एक सीवर सिस्टम बनाना होगा। बार्ट की भौहें ऊपर उठीं, यह जानने के लिए उत्सुक कि उसका बेटा इस बार क्या सोच रहा है। क्या यह वही चीज है जो तुमने हमारे घर में लगाई थी? हाँ, उसने जवाब दिया। यह मेरा योजना है। मायंक ने अपना हाथ उठाया और एक सरल 2 स्टार जादू रॉक बैंड का जादू कास्ट किया। पत्थर के कण मायंक के कोर में संग्रहित पृथ्वी मना से निकले और उसके हाथ के ऊपर तैरने लगे। धीरे धीरे ये पत्थर के कण नदी डैम्स का एक मिनिएचर मॉडल बनाने लगे, जिस पर पुल था और नदी के आसपास के भवन भी। मायंक के जादू की प्रवीणता इतनी हो गई थी कि वह पत्थरों को कमांड करके किंग्सब्रिज सिटी का सटीक पुनर्निर्माण कर सकता था। एक सरल 1 स्टार वाटर बॉल जादू के साथ उसने दिखाया कि कैसे सीवर सिस्टम नदी डैम्स में काम करेगा और कैसे यह पूरे शहर में जुड़ा होगा। बार्ट की आंखों में हैरानी और आश्चर्य झलकने लगा बेटे की योजना की प्रतिभा देखकर। अगर यह योजना वैसे ही काम कर गई जैसा मायंक ने सोचा था, तो जादूगरों को हर हफ्ते नदी को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब लोग नदी में तैर भी सकेंगे। ये तो शानदार है, बार्ट ने पूरी तरह से आश्चर्य में कहा। ओह, मेरा प्यारा मायंक कितना प्रतिभाशाली और दयालु है। तुम परफेक्ट लड़का हो। लाइला ने उसे फिर से गले लगा लिया। किसी और के पास ऐसा लड़का होगा जिसमें सर्वोच्च कौशल, एक प्रतिभाशाली दिमाग और एक दयालु दिल हो, तो वो उसका बेटा ही होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे कर पाएंगे? मायंक ने पूछा। बार्ट ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, दिमाग में योजना की संभावनाओं पर काम करते हुए। इसमें बहुत सी मुश्किलें हैं बेटे। सबसे पहले तो पैसे की समस्या। इतनी बड़ी निर्माण योजना के लिए भारी मात्रा में धन की जरूरत होगी। आखिरकार सीवर सिस्टम पूरे शहर में फैलेगा और इसके लिए बहुत सारे मजदूर भी चाहिए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें मैजिक टावर की मदद चाहिए होगी ताकि वे कुछ कुशल जादूगर हमें निर्माण में मदद करें। मायंक ने हाथ उठाया। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं टावर मास्टर से बात करूंगा और उसे मनाकर मदद लवाऊंगा। एक छोटी सी शतरंज की शर्त शायद काम कर जाएगी, उसने सोचा। ठीक है, बार्ट ने सिर हिलाया। सबसे जरूरी बात जो हमें देखनी होगी वह है शहर का समर्थन। हमारे पास पैसा और मजदूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें किंग्सब्रिज सिटी के शासकों की अनुमति नहीं मिली तो ये सब बेकार होगा। मायंक ने अपने पिता की ओर देखा। क्या हमारे पास इतना प्रभाव नहीं है? आखिर हम तो वेंडरबिल्ट हैं। बार्ट ने आह भरी। हाँ, शहर के उच्च अधिकारियों के साथ हमारा काफी प्रभाव है, लेकिन यह समस्या का केवल एक हिस्सा है। हमें जनता की धारणा की भी चिंता करनी होगी
और मुझे डर है कि उसे केवल हमारे परिवार के प्रतीक को दिखाकर नहीं सुलझाया जा सकता। मायंक ने भौहें तानी। वह सोचता था कि दुनिया के सबसे अमीर परिवार को शहर का समर्थन तो मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं? उसने पूछा। ये मेरी गलती है बेटा। मैं वेंडरबिल्ट व्यवसाय की सार्वजनिक छवि को बनाए नहीं रख पाया। अभी पूरा शहर एक नई कंपनी रिबॉन के पक्ष में है। जब तक हमें उनके सहयोग से नागरिकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि इतना बड़ा निर्माण कार्य जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा शुरू करना ठीक है, तब तक हम सीवर सिस्टम शुरू नहीं कर सकते, बार्ट ने समझाया। मायंक खुद ही मुस्कुराने लगा। अगर रिबॉन कंपनी ही आखिरी कड़ी थी जो उन्हें सीवर परियोजना शुरू करने के लिए चाहिए थी, तो यह उससे कहीं आसान था जितना उसने सोचा था। मुझे लगता है मैं इसमें मदद कर सकता हूं। मायंक ने अपने माता पिता को गाड़ी की ओर ले जाकर सेबेस्टियन से कहा कि वह शहर के एक खास भवन की तरफ चलाए। कुछ मिनटों की सवारी के बाद वे अंततः शहर के वाणिज्य जिले के बीच में बने एक नए भवन के सामने पहुंच गए। भवन के किनारे पर कंपनी का बड़ा उभरा हुआ नाम लिखा था, रिबॉन। मायंक को पता नहीं था कि इस भवन को बनवाने में उसने कितना खर्च किया, लेकिन यह जरूर आधे लाख सोने के सिक्कों से ज्यादा था। इसलिए कंपनी से होने वाला सारा मुनाफा कंपनी के लिए ही लगाया जाता था। वह गाड़ी से बाहर निकला। उसके माता पिता उसके ठीक पीछे थे। मायंक, यह रिबॉन कंपनी का मुख्य कार्यालय है। बिना कोई मीटिंग तय किए हम यहां ऐसे घुस नहीं सकते, बार्ट ने उसे रोकते हुए कहा। रिबॉन कंपनी इस समय अपनी उच्चतम लोकप्रियता पर थी। उनका नवाचारी उत्पाद रिबॉन मैचेस्टिक इस सर्दी का सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद बन चुका था। यहां तक कि कड़ी ठंड में भी लोग उनके स्टोर पर लाइन में खड़े थे ताकि उनके उत्पाद खरीद सकें। हालांकि ज्यादातर लोग सर्दी में नहाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पाया था कि जब वे रिबॉन साबुन और शैम्पू से नहाते हैं तो उन्हें बीमार पड़ने का खतरा कम हो जाता है। अभी यह सिर्फ अफवाह थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इसका वैज्ञानिक आधार है। उनकी लोकप्रियता के कारण कोई भी आसानी से उनके कार्यालय में जाकर मालिक से मिलने की मांग नहीं कर सकता था, खासकर तब जब कंपनी शुरू होने के बाद से कोई उन्हें देख नहीं पाया था। यह शहर में चर्चा और जिज्ञासा का विषय भी बन गया था। बार्ट को यकीन था कि एक वेंडरबिल्ट होने के बावजूद वह अपनी प्रभाव का उपयोग करके रिबॉन के मालिक से मिलने की कोशिश नहीं कर सकता। कोई बात नहीं पापा। मायंक ने फिर से दरवाजों की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन बार्ट ने उसके कंधे पर मजबूती से पकड़ बना ली। उनके दरवाजों पर बिना बुलाए घुसना अच्छी पहली छाप नहीं छोड़ेगा, बार्ट ने कहा। बेहतर होगा कि हम उन्हें स्थिति एक पत्र के जरिए समझाएं और बैठक का अनुरोध करें। मैंने सुना है कि रिबॉन का मालिक बहुत उदार स्वभाव का इंसान है, जिसे सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि वह सीवर सिस्टम में मदद करना चाहेगा, क्योंकि इससे पूरे शहर को फायदा होगा। यहां तक कि लीलिया भी मायंक को अंदर बिना बुलाए घुसने से रोकने की कोशिश करने लगी। मायंक प्यारे, बाहर बहुत ठंड है, हमें वापस गाड़ी में जाना चाहिए, उसने कहा, जबकि उसकी सर्दियों की टोपी पर बर्फ जमा हो रही थी। परेशान मत हो मम्मी। डैडी, मैं आपको दिखाता हूं। मायंक आखिरकार आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया, जिससे व्यस्त कर्मचारी और सहायक अपने डेस्क पर काम करते हुए दिखे। वे सब अपने काम से रुक गए और उस 10 साल के बच्चे को देखकर हैरान रह गए जो उनके कार्यालय में आया था। किसी ने कुछ कहने से पहले ही बॉस के कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला और कास्टेल वहां से बाहर आई। मायंक की ओर देखने लगी। यंग मास्टर, उसने कहा। फिर उसकी नजरें मायंक के पीछे खड़ी लीलिया और बार्ट पर पड़ी। तुरंत उसे पता चल गया कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है। वह ऑफिस के सीढ़ियों से नीचे उतरकर मायंक और उसके परिवार का प्रणाम करते हुए स्वागत करने लगी। स्वागत है यंग मास्टर। उम्मीद है ऑफिस आपको पसंद आया होगा, कास्टेल ने वेंडरबिल्ट परिवार की घूरती नजरों को अनदेखा करते हुए कहा। यह अच्छा है। तुमने अच्छा किया कास्टेल, मायंक ने कैजुअली कहा। ऑफिस के अंदर का निरीक्षण करते हुए, आप यहां क्यों आए हैं यंग मास्टर?
क्या आप अपनी कंपनी का नियंत्रण वापस लेने आए हैं? जैसे ही उसने यह कहा, बार्ट और लीलिया अंदर आए और अपनी उलझन जाहिर की। कास्टेल, यहां क्या चल रहा है? बार्ट ने एक कर्मचारी को किनारे से छूते हुए पूछा। तुम उसे कैसे जानते हो? कास्टेल की ओर इशारा करते हुए। यह मिस कास्टेल हैं, सर। रिबॉन कंपनी की मैनेजर। बार्ट ने कास्टेल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरा उलझन साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जवाब जानता हो, लेकिन हकीकत से समझ नहीं पा रहा हो। शुभ अपराह्न, मैडम। सर, कास्टेल ने आदरपूर्वक कहा। जी हां, मैं रिबॉन कंपनी की वर्तमान मैनेजर हूं। हालांकि इस व्यवसाय का असली मालिक यंग मास्टर ही हैं। यही वह हस्ती है जिसने इस कंपनी को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। एपिसोड 23। सारा सच बाहर आ गया। बार्ट और लीलिया की नजरें कास्टेल से होती हुई मायंक पर टिक गईं और उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक साफ थी। लेकिन हमेशा की तरह जब भी उनका बेटा कुछ अद्भुत करता, वह बस कंधे उचकाकर सब समझा देता। ये बस एक छोटी सी चीज थी जो मैंने तब शुरू की थी जब मैं 5 साल का था। लगता है कि जो साबुन और शैम्पू मैंने बनाए थे वो लोगों को काफी पसंद आ गए, मायंक ने समझाया। लेकिन ये बात भी उसके माता पिता की जिज्ञासा शांत करने के लिए काफी नहीं थी। मायंक, तुमने तुमने ही रिबॉन साबुन और शैम्पू बनाए हैं? लीलिया ने कहा। उसका चेहरा उसके लंबे सुनहरे बालों में छिपा हुआ था। उसके घमगीन से लगते हाव भाव देख मायंक को थोड़ा अपराधबोध होने लगा। सॉरी मम्मी, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बस। लेकिन इसके पहले कि वह कुछ और कह पाता, लीलिया अचानक उछल पड़ी और अपनी बाहें हवा में फैला दीं, अपनी एड्डी पर घूमते हुए नाचने लगी। यह शायद उसका अब तक का सबसे खुशहाल पल था, यहां तक कि उस पल से भी ज्यादा जब उसे पता चला था कि मायंक के पास एक सुप्रीम स्किल है। मेरा प्यारा बेटा रिबॉन का मालिक है। हा हा हा, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली माँ हूं। इसका मतलब तुम मुझे सारे साबुन और शैम्पू दे सकोगे, है ना प्यारे? शायद तुम मुझे वो प्रोडक्ट्स भी दोगे जो अभी तक बाजार में नहीं आए? लीलिया ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये बात सबको पता थी कि लीलिया उन औरतों में से थी जिन्हें रिबॉन की खुशबू वाली सफाई चीजों से बेहद लगाव था। यहां तक कि अभी भी उसके शरीर से फूलों और शहद की खुशबू आ रही थी। औरतें अक्सर उससे डींगे हाँका करती थीं कि उनके पास रिबॉन के साबुन और शैम्पू के पूरे क्रेट हैं। महंगे गहने या सुंदर पोशाकें नहीं, बल्कि रिबॉन के उत्पाद ही चाय पार्टी की चर्चाओं का केंद्र हुआ करते थे। अब लीलिया को इस बात पर गर्व हो सकता था कि ये सब उसके बेटे ने बनाया था। उसका गर्व तो आसमान छू रहा था। मायंक खुद को मुस्कुराने से रोक न सका। उसे लगा था कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन निकला ये कि उसकी माँ तो बस कुछ सैंपल चाहती थी। आप जो चाहें ले सकती हैं माँ, उसने जवाब दिया। कास्टेल, वो लोशन जो मैंने बनाया था, वो है ना तुम्हारे पास? कास्टेल ने सिर हिलाया और लीलिया की ओर मुड़ी। अगर आप चाहें, मैडम, तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूं। लीलिया ने बिना किसी झिझक के कास्टेल का साथ पकड़ लिया और बिल्डिंग के प्रोडक्शन रूम की ओर बढ़ गई। रास्ते में वह कास्टेल से बात करती रही कि उसका बेटा कितना प्रतिभाशाली है जो उसने इतनी सफल कंपनी बना दी। उधर वेंडरबिल्ट पिता पुत्र अकेले रह गए। सटीक रूप से कहें तो एक तरफ था वेंडरबिल्ट व्यापार का मालिक जो अब तक शहर की सबसे बड़ी कंपनी था, और दूसरी ओर था रिबॉन का निर्माता, वह नई कंपनी जिसने जनता का भरोसा वेंडरबिल्ट से छीन लिया था। बार्ट ने अपना माथा मलते हुए सिर हिलाया, जैसे अभी भी यकीन न हो रहा हो। इतने समय से तुम ही रिबॉन के मालिक थे? वह कंपनी जिसने पिछले 5 सालों से किंग्सब्रिज में वेंडरबिल्ट व्यापार को 2 गुना बिक्री से पछाड़ा था, वह उसी के बेटे की थी। हर कोई यही मानता था कि रिबॉन किसी रहस्यमयी विदेशी उद्योगपति ने बनाई थी, जिसके पीछे किसी पूरे राज्य या देश की ताकत थी। आखिरकार इतनी बेहतरीन और नई चीजें कैसे बन सकती थीं? जरूर उनके पास शुरुआत से ही भारी फंडिंग रही होगी।
किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह सब एक 10 साल के लड़के का काम हो सकता है, और वो भी खुद बार्ट का बेटा। मायंक ने सिर नीचे कर लिया। सॉरी डैड, मुझे पता है कि रिबॉन्ड की वजह से वेंडरबिल्ट बिजनेस को दिक्कत हो रही है। मैं उसके कुछ कहने से पहले ही बार्ट घुटनों पर झुक गया और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, बहुत ज्यादा। मैंने रिबॉन्ड को एक छोटे से बिजनेस के रूप में देखा था जो बस साबुन और शैम्पू बेचता था, और अब वो एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने पूरा शहर बदल दिया। हालांकि वे मेरे प्रतियोगी थे, फिर भी मैं उनकी इनोवेटिव सोच और नए उत्पादों से बहुत प्रभावित था। और सबसे जरूरी बात ये कि उन्होंने इस शहर के हर इंसान की जिंदगी बेहतर बनाई है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मैं हमेशा उनके मालिक से मिलना चाहता था ताकि उन्हें बता सकूं कि उन्होंने इस शहर के लिए कितना कुछ किया है। और अब पता चलता है कि वो मेरे बेटे हैं। तुमने रिबॉन्ड बनाई है। बार्ट ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम्हारे आविष्कार जैसे नल और पाइपलाइन सिस्टम, गर्म पानी के झरने, साइकिल, अब सब कुछ एकदम स्पष्ट हो गया है। सिर्फ तुम ही रिबॉन्ड के मालिक हो सकते थे। मायंक मुस्कराया। उसकी आंखें हल्की सी भीगी हुई थीं। धन्यवाद डैड, लेकिन ये प्यारे शब्द मेरे विस्तार को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। मैं वेंडरबिल्ट बिजनेस को इस शहर से बाहर निकाल दूंगा, मायंक ने मजाक में कहा। बार्ट जोर से हंसा और फिर मायंक के सिर को रगड़ते हुए प्यार से उसकी ईयर पर हल्की थपकी दी। मायंक के अपने माता पिता को सच्चाई बताने के बाद वे सभी कास्टेल के ऑफिस में बैठकर और बातें करने लगे। मायंक ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय अपनी माँ और पिता को यह समझाने में बिताया कि रिबॉन्ड कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और उसने कैसे अपनी पहली साबुन और शैम्पू की खेप बेची। उनके माता पिता उसकी सिर्फ शानदार चीजों से नहीं, बल्कि उसके व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी चकित थे। कोई सामान्य 5 साल का बच्चा यह नहीं सोच सकता कि एक कंपनी के लिए ब्रांडिंग कितनी जरूरी होती है। उदाहरण के लिए, शतरंज को रिबॉन्ड शतरंज नाम देने से कंपनी जादूगरों और मंत्रिमंडल में मशहूर हो गई। चाहे उन्हें कंपनी का नाम न पता हो, लेकिन वे रिबॉन्ड शतरंज जरूर जानते हैं। बार्ट को अपने बेटे की व्यापारिक प्रतिभा का एहसास हुआ। ये प्रतिभा इतनी तीव्र थी कि थोड़ी डरावनी भी लगने लगी। जब भी मायंक यह समझाता कि उसने कौन से फैसले क्यों लिए, बार्ट को अपने पिता की बातें याद आ जातीं जिन्होंने वेंडरबिल्ट साम्राज्य खड़ा किया था। बार्ट को पूरा यकीन था कि अगर मायंक अपने दादा से मिलता तो दोनों में जबरदस्त तालमेल होता। जिस इंसान ने वेंडरबिल्ट बिजनेस को जमीन से उठाकर दुनिया की चोटी तक पहुंचाया, वह जरूर मायंक की प्रतिभा को सराहता। जैसे जैसे मायंक अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता दिखा रहा था, बार्ट को पूरा विश्वास होता जा रहा था कि उसका बेटा अपने दादा पर अच्छा प्रभाव डालेगा। अब वह इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब वे पारिवारिक एस्टेट पर जाएंगे, तब वह मायंक को अपने पिता से मिलवाएगा। 1 घंटे तक मायंक के माता पिता उसके व्यापारिक दुनिया में किए गए कारनामों पर खुश होते रहे। फिर मायंक ने बातचीत को असली मुद्दे की ओर मोड़ा। सीवर सिस्टम, कास्टेल। असल में हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि मैं कंपनी के प्रभाव का इस्तेमाल एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए करना चाहता हूं। बड़ा प्रोजेक्ट सर? कास्टेल ने पूछा। मायंक ने नदी डैम्स, रिवर डैम्स की उसी छवि को दोबारा जादुई रूप से प्रकट किया जिसमें सीवर सिस्टम की योजना शामिल थी। इससे कास्टेल को सारी बात तुरंत समझ में आ गई। हमें यह करना ही होगा, नहीं तो शहर में महामारी फैल जाएगी, मायंक ने चेतावनी दी। यह सुनकर कास्टेल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया सदमे में। महामारी का नाम सुनते ही कास्टेल की पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं। वह पहले की महामारी से मुश्किल से ही बच पाई थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की अपने माता पिता को खो दे जैसे उसने खोया था। उसकी पैनी निगाहों में इस बार महामारी को हर कीमत पर रोकने का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। यंग मास्टर, हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। बार्ट ने समझाया कि उन्हें किंग्सब्रिज के सभी नागरिकों की सहमति चाहिए होगी
ताकि सीवर सिस्टम का निर्माण शुरू किया जा सके। यह एक बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि हर घर और इमारत को नदी डैम्स से जोड़ने वाले व्यापक सीवर सिस्टम को बनाने के लिए नागरिकों के दैनिक जीवन में भारी विघ्न डालना पड़ता। बहुत कम लोग होंगे जो किसी अनजान सीवर सिस्टम के लिए अपनी पूरी इमारत की जमीन खुदवाने की अनुमति देंगे। यह काम वेंडरबिल्ट व्यापार और रिबॉर्न कंपनी की संयुक्त ताकत के साथ भी मुश्किल था। कास्टेल, तुम्हें इस सब में डालने के लिए माफी चाहता हूं। जब से तुम्हें कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से तुम पर बहुत बोझ आ गया है, मायंक ने कहा। कास्टेल ने सिर हिलाया। नहीं यंग मास्टर, यह सब ठीक है। सच कहूं तो मैं न तो बेरेट्टा की तरह मेहनती हूं और न ही बाकी नौकरानियों की तरह सफाई में माहिर, लेकिन जब से आपने मुझे अपनी कंपनी की जिम्मेदारी दी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में जान आ गई है। मेरा दिल धड़कने लगा है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं जिंदगी भर नौकरानी ही रहूंगी, लेकिन अब समझ में आया कि असल में मैं क्या चाहती थी। मैं एक कंपनी को चलाना चाहती हूं, ऐसे फैसले लेना चाहती हूं जो कंपनी को आगे बढ़ाएं, और मैं वो मुस्कानें देखना चाहती हूं जो लोग हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करके दिखाते हैं। और अब आपने मुझे एक मौका दिया है उस महामारी को रोकने का जो मेरे माता पिता को ले गई थी। आपने मुझे ऐसा महसूस करवाया है जैसे मैं अपने सपने जी रही हूं। इसलिए कृपया ऐसा मत कहिए। मुझे आपके लिए काम करना बहुत पसंद है, उसने भावुक होकर कहा। कृपया मुझे किंग्सब्रिज के लोगों को महामारी से बचाने में मदद करने दीजिए। अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर कास्टेल ने मायंक का हाथ पकड़ लिया और उससे विनती करने लगी। मायंक उसे आश्वस्त करने ही वाला था कि वह सब कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही उसका और कास्टेल का हाथ आपस में टकराया, उसके पूरे शरीर में एक जोरदार बिजली का झटका सा महसूस हुआ। सुप्रीम स्किल गिफ्ट बेस्टोवल सक्रिय हो गई है। कास्टेल, संभावित प्रतिभा, एसएसए क्लास बिजनेस मोगुल, संभावित स्किल, गोल्डन नोज। उपयोगकर्ता को एक छठी इंद्रिय प्राप्त होगी, जिससे उन्हें किसी भी व्यापारिक निर्णय का सबसे लाभदायक परिणाम चुनने की सहज बुद्धि प्राप्त होगी। इस स्किल का विकास उन्हें और अधिक सटीक विकल्प पहचानने की क्षमता देगा। आपने कास्टेल की छिपी हुई प्रतिभा को खोज लिया है। क्या आप उसे जागृत करना चाहेंगे? मायंक की आंखें आश्चर्य से खुल गईं जब उसने स्क्रीन पर चैट JK2 का संदेश देखा। चूंकि देवी ने उसके सुप्रीम स्किल के बारे में कुछ नहीं बताया था, मायंक को यह पता नहीं था कि यह कैसे काम करता है। इसलिए जब यह सिर्फ एक स्पर्श से सक्रिय हो गया, तो वह पूरी तरह से चौंक गया। मैं उसकी प्रतिभा को जागृत कर सकता हूं? क्या इसके लिए कोई बलिदान जरूरी है? नहीं। जब भी आप किसी की प्रतिभा खोज लें, आप उसे जागृत कर सकते हैं। तो मैं अभी उसकी प्रतिभा जागृत कर सकता हूं, ठीक वैसे जैसे पंडित ने मेरी प्रतिभा जागृत की थी। बिल्कुल सही मायंक। और यह तो बहुत बड़ी बात थी कि कास्टेल की प्रतिभा एक SSX क्लास प्रतिभा निकली, जो कि बहुत दुर्लभ मानी जाती है। इस बीच मायंक की चुप्पी ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया। मायंक बेटा, तुम ठीक हो? लीलिया ने पूछा। उसके पास आकर स्थिति को स्वीकार करने के बाद मायंक ने अपने आश्चर्य को झटक दिया और कास्टेल की ओर देखा। फिर उसने उससे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कास्टेल, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? नौकरानी ने बिना झिझक सिर हिलाया। बिल्कुल यंग मास्टर। क्या तुम रिबॉर्न कंपनी की आधिकारिक CEO बनना चाहोगी? उसने पूछा। कास्टेल और बार्ट दोनों ही मायंक की इस शब्दावली से अनजान थे। CEO क्या होता है यंग मास्टर? कास्टेल ने पूछा। CEO वह होता है जो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और कंपनी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सारे निर्णय लेता है। तुम रिबॉर्न से जुड़ी हर चीज की आधिकारिक देखरेख करोगी, मायंक ने समझाया। कास्टेल को इस पद की सामान्य जानकारी समझ आ गई, लेकिन बार्ट की तरह वह भी खुद को इसके लायक नहीं समझती थी। उसका मानना था कि मायंक की कंपनी में उसका मैनेजर बनना सिर्फ एक अस्थायी भूमिका थी। उसे लगा था कि जब कंपनी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मायंक उसे हटा देगा और किसी अधिक योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ, यंग मास्टर। मैं इसके काबिल नहीं हूँ,
कास्टेल ने हाथ हिलाते हुए इनकार कर दिया, लेकिन मायंक को उससे बेहतर पता था। तुम अब तक मेरी गैर मौजूदगी में कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रही हो। तुम इससे कहीं ज्यादा काबिल हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी छिपी हुई प्रतिभा को जागृत कर सकता हूं। उसके शब्द सुनकर सब चौंक गए। मायंक, तुम क्या कह रहे हो? बार्ट ने पूछा। मायंक मुस्कराया और उसने अपना हाथ कास्टेल की ओर बढ़ाया। चैट JK2, कृपया उसकी प्रतिभा को जागृत करो। समझ गया। एक सुनहरी आभा, जो मायंक के किसी भी मना एलिमेंट से बिल्कुल अलग थी, उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। लीलिया और बार्ट ने तुरंत उस प्रकाश को पहचान लिया। यह वही सुनहरी रोशनी थी जो मायंक की प्रतिभा जागृत करते समय फैली थी। दोनों ने आश्चर्य से सांस रोक ली। माँ, पापा, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सुप्रीम स्किल क्या करती है, मायंक ने कहा, और उस सुनहरी आभा को पूरी तरह से कास्टेल की ओर केंद्रित किया। मैं किसी की भी छिपी हुई प्रतिभा को जागृत कर सकता हूं। सुनहरी रोशनी कास्टेल के पूरे शरीर पर फैल गई और उसे एक पल के लिए अंधा कर दिया। कास्टेल की प्रतिभा जागृत की जा रही है। शीर्ष विश्वविद्यालयों से बिजनेस मैनेजमेंट का पूरा पाठ्यक्रम कास्टेल के मस्तिष्क में डाउनलोड किया जा रहा है। जागृतिपूर्ण एपिसोड 24, कास्टेल की जागृति। कास्टेल ने महसूस किया कि जैसे ज्ञान की लहर उसके दिमाग पर छा गई हो। बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ी योजनाएं, सूत्र और विचार उसके मस्तिष्क में भरने लगे। ये जानकारी इतनी गहराई से उसके भीतर समा गई कि वह तुरंत ही अपने नए काम में निपुण हो गई। शुरुआत में यह अनुभव असहज था, खासकर इसलिए क्योंकि यह ज्ञान मायंक की विदेशी दुनिया से आया था। लेकिन जैसे ही सुनहरी रोशनी मध्यम हुई, कास्टेल ने अपने शरीर में एक गर्म, सुकून देने वाली ऊर्जा महसूस की, जैसे मानसिक थकान के बाद राहत मिल रही हो। यह अनुभव वेंडरबिल्ट हवेली के गर्म झरनों से भी अधिक आरामदायक था। फिर यह ज्ञान एक जगह एकत्रित होकर स्थिर हो गया। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा था, और अब उसमें बिजनेस मैनेजमेंट की महारत भी जुड़ गई थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने सबसे पहले उसे अपने यंग मास्टर की मुस्कुराहट दिखाई दी। कैसा लग रहा है? मायंक ने पूछा। कास्टेल ने अपने हाथों की ओर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके नसों में किसी प्रकार की शक्ति बह रही हो। यह अद्भुत है। मैं अब चीजों को कहीं ज्यादा स्पष्ट देख पा रही हूं। यंग मास्टर, आपने मुझे एक तोहफा दिया है। लीलिया और बार्ट उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कास्टेल उन्हें समझाए कि उसके साथ क्या हुआ था। आखिरकार उन्हें नहीं लगा था कि 10 साल की उम्र पार करने के बाद किसी की प्रतिभा जागृत की जा सकती है, लेकिन मायंक की सुप्रीम स्किल ने उस सीमा को तोड़ दिया। कास्टेल, क्या तुम हमें बता सकती हो कि अब तुम क्या महसूस कर रही हो? बार्ट ने पूछा। कास्टेल ने अपने हाथों की ओर देखा और हवा में ऐसे इशारे किए जैसे वह अपनी आंखों के सामने कुछ देख रही हो। मेरी आंखों के सामने एक स्क्रीन है, उसने कहा। उसमें मेरा नाम है, मेरी प्रतिभा, मेरा स्किल और मेरा वर्तमान स्तर। मायंक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने नहीं सोचा था कि कास्टेल को भी अब खुद की एक सिस्टम स्क्रीन मिल जाएगी। क्या आप कास्टेल की प्रणाली की जांच करना चाहेंगे? चैट JK2 ने उससे पूछा। जैसे ही मायंक ने हां कहा, उसकी आंखों के सामने एक नई स्क्रीन उभरी जिसमें कास्टेल की वर्तमान क्षमताएं दिखाई गईं। कास्टेल, मैजिक B क्लास, एलिमेंट मास्टरी यूनिटी एलिमेंट, मैजिक प्योरिटी 87%, माना क्वांटिटी लागू नहीं, प्रतिभास क्लास बिजनेस मोगुल, स्तर 1 स्टार CEO, कौशल गोल्डन नॉज, उपयोगकर्ता को व्यापारिक निर्णयों में अद्भुत अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा। लेसर यूनिटी गैदरिंग, सभी तत्वीय मना का स्वतः एकत्रण। लेसर यूनिटी डिफेंस, सभी तत्वीय जादू और मंत्रों के विरुद्ध सीमित सुरक्षा। मायंक की आंखें और भी फैल गईं जब उसने देखा कि कास्टेल को न केवल व्यापारिक कौशल मिला है, बल्कि यूनिटी एलिमेंट की मास्टरी और एक सार्वभौमिक रक्षा भी प्राप्त हुई है। चैट JK2, क्या ये सब उसकी प्राकृतिक प्रतिभा है?
या उसने मुझसे सीखा है? आप जिन व्यक्तियों की प्रतिभा जागृत करेंगे, वे आपकी क्षमताओं के एक कमजोर संस्करण को स्वतः प्राप्त करेंगे। क्या आप इस स्वतः कौशल हस्तांतरण को बंद करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, अभी के लिए इसे चालू ही रहने दो। मायंक ने जवाब दिया। आपको सुपीरियर गोल्डन नोज कौशल प्राप्त हुआ है। क्या? ये मुझे कैसे मिला? यह आपकी सुप्रीम स्किल माना गैदरिंग के कारण हुआ। इसने कास्टेल के कौशल को एक सामान्य जादुई मंत्र की तरह देखा और उसकी प्रतिलिपि बना ली। हालांकि मूल गोल्डन नोज कौशल आपके लिए अधिक उपयोगी नहीं था, इसलिए मैंने उसे बेहतर संस्करण में बदल दिया। मायंक की आंखों के सामने एक नई स्क्रीन उभरी, जिसमें उसके नए कौशल का विवरण था। सुपीरियर गोल्डन नोज। उपयोगकर्ता को ऐसे हालातों और निर्णयों का अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा जिससे वह प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ढूंढ सकेगा। कास्टेल के गोल्डन नोज कौशल के विपरीत, मायंक का संस्करण उसे पैसों की जगह प्रतिभाशाली लोगों तक पहुंच दिलाएगा। मायंक अपनी सुप्रीम स्किल से प्रभावित हो गया। इस शक्ति के जरिए वह सामान्य लोगों को ढूंढकर उन्हें महान और प्रतिभाशाली बना सकता था। अधिकतर लोग मानते हैं कि 10 साल की उम्र के बाद उन्हें तरक्की का कोई अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन मायंक की सुप्रीम स्किल ऐसे अनगिनत हीरों को भी चमका सकती थी जो अब तक गुमनाम थे। कास्टेल और मायंक दोनों ने मिलकर अपने माता-पिता को समझाया कि इस जागृति के दौरान उसे क्या-क्या प्राप्त हुआ। जब बार्ट और लीलिया को यह समझ में आया कि कास्टेल कितनी अद्भुत बन चुकी है, तो वे अपनी हैरानी छिपा नहीं सके और लगभग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। क्या यह सच है? बार्ट ने चौंकते हुए कहा, अपना सिर रगड़ते हुए जैसे अभी-अभी जो देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहे हों। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, यह तो एक जबरदस्त जीनियस निकला, लीलिया ने हौंसते हुए कहा। मायंक न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिभा को जागृत कर सकता था, भले ही वे जागृति की उम्र पार कर चुके हों, बल्कि वह उन्हें ऐसे कौशल और महारत भी दे सकता था जो उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध बना देती। वे दोनों इस जानकारी को समझ ही नहीं पा रहे थे। कास्टेल ने तो कभी भी अपने जीवन में जादू की कोई योग्यता नहीं दिखाई थी, लेकिन अब लीलिया को साफ दिख रहा था कि कैसे उसके चारों ओर धीरे-धीरे मना के तत्व इकट्ठा हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मायंक के आसपास तब इकट्ठा होते थे जब वह ध्यान लगाता था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह तो संभव ही नहीं लग रहा था। मैंने सुना है कि सुप्रीम स्किल कितनी ताकतवर होती है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज्यादा होगी, बार्ट ने हैरानी से कहा। इसी बीच कास्टेल मायंक के पास चली गई और उसकी कमीज को हल्के से खींचा। यंग मास्टर, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है, उससे मुझे यह समझ आ गया है कि हम सीवर सिस्टम के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कास्टेल की नई व्यापारिक समझ और ज्ञान तुरंत ही असर करने लगा। उसे सीवर सिस्टम की समस्या का हल निकालने में एक पल भी नहीं लगा। उसके लिए यह सब अब उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। उसने तुरंत अपने कार्यालय में एक तात्कालिक प्रेजेंटेशन मीटिंग शुरू की, जिसमें उसने पूरे प्रोजेक्ट की योजना सबको समझाई। वह समझाते हुए अपने हाथों से लगातार कागजों पर लिखती जा रही थी। बार्ट को तो प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिल रहा था। वह बस ध्यान से सुनते हुए उसकी बातों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जितनी अधिक बातें कास्टेल बताती जा रही थी, उतना ही ज्यादा बार्ट प्रभावित हो रहे थे। कास्टेल ने विस्तार से बताया कि निर्माण शुरू करने में कितना समय लगेगा, कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें कहाँ से लाया जा सकता है, और यहाँ तक कि 1 घंटे दर घंटे का पूरा टाइम फ्रेम भी दिया ताकि निर्माण के समय नागरिकों को ज्यादा असुविधा न हो। उसकी समय प्रबंधन, संचार, नेतृत्व और कार्य विभाजन की समझ बेहद पैनी थी। उसकी योजनाएं इतनी नवाचारी थीं कि अगर उन्हें इस दुनिया में लागू किया जाए तो कार्यक्षमता कम से कम 3 गुना बढ़ सकती थी। क्या यह वही व्यापारिक प्रबंधन का ज्ञान है जो तुम्हें मायंक की सुप्रीम स्किल से मिला? बार्ट ने पूछा। कास्टेल ने सिर हिलाया। उसके लिए सीवर सिस्टम की योजना अब एकदम स्पष्ट थी। यंग मास्टर, मुझे इस परियोजना के लिए जनता की सहमति लेने का तरीका भी पता चल गया है, कास्टेल ने आत्मविश्वास से कहा।
कैसे? मायंक ने पूछा। अगर आप चाहें, यंग मास्टर, तो हम वेंडरबिल्ट हवेली में जो प्लम्बिंग सिस्टम आपने लगवाया था, उसे बेचना शुरू कर सकते हैं। अगर लोग देखेंगे कि अपने घरों में भी आसानी से बहता हुआ पानी मिल सकता है, तो वे खुशी खुशी हमें अपने घरों में निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे देंगे। हम एक साथ उनके घरों में प्लम्बिंग पाइप और सीवर सिस्टम दोनों लगा देंगे। इससे दो काम होंगे। पहला, हम सीवर सिस्टम को सही तरीके से शुरू कर पाएंगे, और दूसरा, रीबॉर्न कंपनी नल और शॉवर हेड्स बेचकर ढेर सारा पैसा भी कमा सकती है। मायंक और उसके माता पिता कास्टेल की विशेषज्ञता से बेहद प्रभावित थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि रीबॉर्न कंपनी सही हाथों में है। ये तो एक शानदार आइडिया है, मायंक ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। मेरी नई सीईओ से ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन सीवर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उन्हें एक और चीज की जरूरत थी। यंग मास्टर, हमें अभी मैजिक टॉवर की मदद की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि निर्माण बिना किसी अड़चन के हो, तो हमें अर्थ मैजिस की जरूरत होगी, और वो भी बड़ी संख्या में, कास्टेल ने कहा। इस बात को लेकर उसके मन में चिंता भी थी, क्योंकि मैजिक टॉवर को सिटी से भारी कमीशन मिलता था नदी की सफाई करने के लिए। अगर सीवर सिस्टम बन गया, तो वो सारा पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन मायंक ने उसकी चिंता को हल्के में लेते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मायंक, कास्टेल और उसके माता पिता सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए ताकि सीवर सिस्टम के निर्माण की तैयारी कर सकें। कास्टेल रीबॉर्न के ऑफिस में ही रही और पूरे प्रोजेक्ट की योजनाओं को व्यवस्थित करने में लग गई। उसे सही मजदूर, सही मैनेजर और सही सामग्री ढूंढनी थी ताकि योजना बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। बार्ट वेंडरबिल्ट के पारिवारिक ऑफिस गया ताकि उनके परिवार के प्रभाव का उपयोग करके किंग्सब्रिज सिटी की सरकारी संस्थाओं से इस प्रोजेक्ट को पास करवा सके। लीलिया भी अपने रास्ते पर निकल गईं। उन्होंने अपनी अमीर महिला मित्रों से मुलाकात की ताकि रीबॉर्न के इस नए प्रोजेक्ट की जानकारी शहर में फैलाई जा सके, जो पूरे शहर के लिए मददगार था। उनके प्रभाव से, बिना ज्यादा संसाधन खर्च किए, शहर भर में यह खबर तेजी से फैलने लगी। आखिरकार, गॉसिप तो मुफ्त होता है। उधर मायंक 5 साल बाद एक बार फिर मैजिक टॉवर गया। वह सीधे सबसे ऊपर की मंजिल पर गया, जहां टॉवर मास्टर का निवास था। मायंक, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, सेब्रस ने कहा, अपनी नुकीली टोपी को झुकाकर सम्मानपूर्वक मायंक का स्वागत किया। नमस्ते, सेब्रस। काफी वक्त हो गया, मायंक ने कमरे को देखते हुए कहा। 5 साल बाद भी वह कमरा वैसा ही था जैसा पहले था। बस फर्क इतना था कि वहां अब चारों तरफ बिछी शतरंज की बिसातें थीं, जिन पर कुछ मोहरे हवा में तैर रहे थे। सुना है तुम्हारी टैलेंट अवेकनिंग हो चुकी है। क्या मुझे जानने का सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? सेब्रस ने कैजुअली पानी का गिलास उठाते हुए पूछा। मुझे एक सुप्रीम स्किल मिली है। टॉवर मास्टर ने एक झटके में पानी थूक दिया और खुद को ही भिगो डाला। वह हैरानी से मायंक को देखने लगा, जैसे यह जांच रहा हो कि वह मजाक तो नहीं कर रहा। तुम मजाक नहीं कर रहे, उसने धीरे से कहा। शायद किस्मत थी, मायंक ने कंधे उचकाते हुए हल्के अंदाज में जवाब दिया। लेकिन टॉवर मास्टर जानता था कि सुप्रीम स्किल किस्मत से नहीं मिलती। इतिहास में जिसने भी सुप्रीम स्किल पाई थी, उसने दुनिया को या तो बदल दिया या उस पर राज किया। समुद्र में प्रदूषण पर वैश्विक संधि इसलिए बनी थी क्योंकि समुद्र के राजा ने पूरी दुनिया को डुबो देने की धमकी दी थी। राक्षसों को गुलाम बनाना लोग तब छोड़ पाए थे जब डेमन क्वीन ने एक पूरे महाद्वीप को नष्ट कर दिया था। दुनिया भर में लंबी दूरी की यात्रा इसलिए संभव हो पाई थी क्योंकि ड्रैकोनिक एम्प्रेस ने सभी ड्रैगनों को एकजुट कर दिया था और उन्हें दुनिया की सेवा के लिए तैयार किया। यह सोचना ही चौंकाने वाला था कि एक दिन मायंक भी ऐसे ही ऐतिहासिक नामों के साथ जुड़ सकता है। यह सब सुनकर सेब्रस इतना हैरान था कि उसने उसी गिलास का बाकी बचा पानी भी पी लिया, जिसमें से अभी थोड़ी देर पहले उसने पानी थूका था। मुझे आपकी मदद चाहिए,
टॉवर मास्टर, मैं एक महामारी को रोकना चाहता हूं, मायंक ने कहा। सेब्रस फिर से पानी थूकने वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और चुपचाप पानी पी लिया। महामारी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मायंक ने नदी डैम्स में मानव अपशिष्ट से हो रहे प्रदूषण के बारे में बताया और समझाया कि यह पूरे शहर में बीमारियां फैला सकता है। यह तो सच में चिंता की बात है। सेब्रस ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, इसलिए मैं पूरे शहर के लिए सीवर सिस्टम बनवाना चाहता हूं, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे मैजिक टॉवर की जरूरत है। सेब्रस कुछ सेकंड चुप रहा और कमरे में आगे पीछे टहलता रहा। और हमें यह सब क्यों करना चाहिए? उसने मायंक से पूछा। अगर यह सीवर सिस्टम बन गया तो हम हर साल 1 मिलियन गोल्ड का नुकसान उठाएंगे। मायंक ने बहुत साधारण जवाब दिया। तो फिर हम इसके लिए एक शतरंज का मैच खेलते हैं। मंजूर है। मायंक हौंस पड़ा। उसे पता था कि यह बूढ़ा आदमी उतना कठोर नहीं है जितना दिखने की कोशिश करता है। सेब्रस बस इसलिए तुरंत हाँ नहीं कह रहा था क्योंकि वह चाहता था कि मायंक पहले शर्त लगाकर रीबॉर्न शतरंज खेलने का प्रस्ताव रखे। असल में सेब्रस इंसानी जान की कद्र सबसे ज्यादा करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैजिक टॉवर के सारे मैजेस को नदी डैम्स की सफाई करना बहुत ही उबाऊ काम लगता था। हर बार इसे वो एक बोझ की तरह करते थे। मायंक दरअसल उनके लिए ये काम आसान कर रहा था। उन्हें पैसों की भी जरूरत नहीं थी। वे ये काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। उन्हें पता था कि ये एक अस्थायी समाधान है। लेकिन अब जब मायंक ने सीवर सिस्टम की योजना दी थी, तो अब वे इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। तो चलो खेलें, सेब्रस ने कहा और टेलीकिनेसिस से शतरंज की सारी गोटियां सही जगहों पर जमा दीं। मायंक और सेब्रस आमने सामने हुए रीबॉर्न शतरंज में। लेकिन पिछले 5 सालों में सेब्रस की शतरंज की कला बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। वह अब मायंक को कड़ी टक्कर देने लगा था, यहां तक कि मायंक को पसीना भी आने लगा जब उसकी गोटियां एक के बाद एक फौंसने लगीं। लगता है अब की बार मैं जीत ही जाऊंगा। सेब्रस का उत्साह फूट पड़ा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन इस खतरे के जवाब में मायंक मुस्कराया। उसके पास अभी भी एक चाल बाकी थी। उसने प्यादे को तिरछा बढ़ाकर एक चाल चली जिसे एन पासंट कहते हैं। इस चाल से मायंक ने खेल की पूरी स्थिति ही बदल दी और अब वह सेब्रस को अगली चाल में मात दे सकता था। क्या? ये तो गलत चाल है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सेब्रस चिल्लाया। मायंक ने कंधे उचका दिए। ये नियम की किताब में है। सेब्रस की आंखें अचानक सफेद रोशनी से चमकने लगीं, जैसे वो अपने दिमाग में नियमों की किताब खंगाल रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उसने यह तय कर लिया कि मायंक की चाल रीबॉर्न शतरंज की आधिकारिक नियम पुस्तिका के अनुसार वैध थी। हालांकि ये चाल इतनी दुर्लभ थी कि इस दुनिया में किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने आज तक किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा, सेब्रस ने पूछा और फिर एक और गिलास पानी गले से नीचे उतारा। क्योंकि मैंने ही इसे लिखा है। मैं रीबॉर्न कंपनी का मालिक हूं। सेब्रस ने पानी की फुहार हवा में छोड़ दी और लगभग सदमे में दम घुटते घुटते बचा। एपिसोड 25 असाधारण सुनहरी नाक या नदी में छिपा प्राणी। मायंक को रीबॉर्न कंपनी की कहानी समझाने में लगभग आधा घंटा लगा, तब जाकर सेब्रस शांत हुआ। तुम्हारे जैसे किसी को, जो 8 तारा जादूगर है और जिसे शांत अग्नि सम्राट कहा जाता है, पानी के मामलों में इतनी दक्षता देखकर हैरानी होती है, मायंक ने मजाक में कहा। सेब्रस अपनी कुर्सी पर बैठा, पंखा झलते हुए खुद को शांत कर रहा था। ये सब तुम्हारी गलती है, सेब्रस बोला। कौन सोच सकता था कि रीबॉर्न शतरंज का निर्माण तुमने किया है? मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझसे भी ज्यादा बूढ़ा और समझदार व्यक्ति होगा। मैजिक टॉवर के सभी लोगों को लगता था कि रीबॉर्न का मालिक कोई सन्यासी है जो दुनिया से कट चुका है। अब वह छवि टूट चुकी थी
थी, उसकी जगह मायंक की शरारती मुस्कान ने ले ली थी। तुम किस तरह के भयानक प्रतिभाशाली इंसान हो? जादू, व्यापार, सुप्रीम स्किल, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ये तो सरासर चीटिंग है। सेब्रस अब बस अपनी ही प्रतिभा को कोस रहा था। एक समय में जिसे दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली अग्नि जादूगर माना जाता था, वह भी अब खुद को मायंक के सामने फर्जी लग रहा था। असली प्रतिभा तो मायंक में थी। अब असली मुद्दे पर आते हैं। अब जब मैंने तुम्हें हरा दिया है, तो क्या मैं मानूं कि तुम सीवर सिस्टम में हमारी मदद करोगे? मायंक ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। बूढ़े आदमी ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। वह अब भी हार के कारण थोड़ा झल्लाया हुआ था। आखिर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रिबॉर्न शतरंज के उसी रचयिता से खेल रहा था, हारेगा ही। बहुत बढ़िया। मायंक ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। मैं कास्टेल को बता दूंगा कि हम जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि वह वहां से जा पाता, सेब्रस ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट ठहरो, उसने कहा। नदी डैम्स में अभी भी एक छोटी सी समस्या है। सेब्रस ने हवा में हाथ लहराया और एक चर्म पत्र उसकी हथेलियों में प्रकट हो गया, जिस पर किसी तरह के राक्षस की आकृति बनी हुई थी। हमें रिपोर्ट मिली है कि लोग नदी में एक चिपचिपा सा जीव देख रहे हैं। हमने कुछ जादूगर भेजे भी हैं उसे खत्म करने, लेकिन हम अभी तक उस राक्षस को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिन और इंतजार करो जब तक हम इसे संभाल लें। उसके बाद ही निर्माण शुरू करो। टावर मास्टर ने वह चर्मपत्र मायंक को दिया, जिस पर उस भयानक जीव की परछाई बनी थी, जो शायद कचरे और गंदगी से बना हुआ था। उसके पांव नहीं थे, बस 2 लंबे हाथ थे, जैसे किसी को डराने के लिए हवा में उठे हों। और जैसे ही मायंक ने वह चित्र देखा, चैट JK2 की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। स्किल सुपीरियर गोल्डन नोज सक्रिय हुआ है। उस जीव की परछाई अचानक सुनहरी चमक में नहाने लगी, और सेब्रस के शांत चेहरे को देखकर साफ था कि केवल मायंक ही इस अजीब सी रोशनी को देख पा रहा था। संभावना है कि नदी डैम्स में रहने वाले इस जीव में उच्च प्रतिभा छिपी हुई है, चैट JK2 ने कहा। मायंक ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी नई स्किल इतनी जल्दी उपयोगी साबित होगी, और उसने तो यह भी नहीं सोचा था कि किसी राक्षसी जीव की भी प्रतिभा जागृत की जा सकती है। क्या मैं इस प्राणी की प्रतिभा जगा सकता हूं? मायंक ने पूछा। हाँ, हर जीवित प्राणी में प्रतिभा जागृत करने की क्षमता होती है। इस उत्तर ने मायंक की संभावनाओं की दुनिया ही खोल दी। अब वह इस प्राणी से मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिर एक राक्षस में कौन सी अनोखी प्रतिभा छिपी है, और अपनी सुप्रीम स्किल के कारण वह उस प्राणी की स्किल को भी हासिल कर सकता था, बिल्कुल सुपीरियर गोल्डन नोज की तरह। टावर मास्टर, क्या मैं इस समस्या को खुद सुलझा सकता हूं? उसने सेब्रस से पूछा। बूढ़े आदमी ने मायंक की तरफ देखा। उसकी आंखों में वह देख सकता था कि हर सेकंड मायंक कितनी बड़ी मात्रा में मना कणों को अपने भीतर समेट रहा है। उसे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह खतरनाक हो सकता है, सेब्रस ने चेतावनी दी। मुझे पता है तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, लेकिन यह जोखिम जरूरी नहीं है। मायंक ने उसकी चिंता को हंसकर टाल दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पुल का सर्वेक्षण करना है ताकि मैं सीवर सिस्टम की योजना में बदलाव कर सकूं। सेब्रस कुछ पल सोच में रहा और बिना किसी चेतावनी के मायंक की ओर एक अग्निगोला दाग दिया। यह एक 4 तारा जादू था, जिसमें इतनी विनाशकारी शक्ति थी कि वह ईंट की दीवारों को भी तोड़ सकता था। लेकिन जैसे ही यह 10 साल के मायंक के पास पहुंचा, उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य इंद्रधनुषी बुलबुला उभर आया। अग्निगोला उस ढाल से टकराया और उसकी ऊर्जावान अग्नि मना ने उस ढाल को भेदने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कोई नुकसान कर पाता, उस ढाल से जल मना प्रकट हुआ और आग को बुझा दिया। वह हवा में सिर्फ भाप बनकर रह गया। सेब्रस ने गहरी सांस ली। अभी बस 10 साल की उम्र और मायंक पहले से ही वयस्क जादूगरों से बेहतर था। यह सचमुच अस्वाभाविक था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमेशा सतर्क रहना। मायंक ने सिर हिलाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, टावर मास्टर।
मैं इसकी सराहना करता हूं। कोशिश करूंगा कि मैजिक टावर अक्सर आऊं आपको रिबॉर्न शतरंज में फिर से हराने के लिए। सेब्रस ने उसे झाड़ते हुए कहा, जब तक तुम मुझे फिर से दिल का दौरा नहीं दिलाते, तब तक तुम कभी भी यहां आ सकते हो। सेब्रस ने पानी का एक घूंट लिया, खुद को शांत करने के लिए। अब जब वह मुसीबत का दूसरा नाम मयंक अंततः उसके कमरे से निकल रहा था, लेकिन जाने से पहले मयंक के पास कहने के लिए एक आखिरी बात थी। ओह, और मैं बताना भूल गया, मैं सिर्फ एक चौगुना प्रतिभा वाला जादूगर नहीं हूं। मैं सभी तत्वों का उपयोग कर सकता हूं, सिर्फ 4 का नहीं। शायद इसे एकता या कुछ कहते हैं। बाय मयंक। आज का दिन वह दिन था जब एक अफवाह के अनुसार मैजिक टावर की छोटी से अचानक पानी का फव्वारा निकल आया, जिसने नीचे चलते मासूम लोगों को पूरी तरह भीगा दिया। इसके बाद जोर जोर से खांसी की आवाजें आईं और फिर एक क्रोधित बूढ़े आदमी की आवाज जो आकाश की ओर देखकर अन्याय पर शाप दे रहा था। मयंक के किंग्सब्रिज सिटी पहुंचने से कुछ दिन पहले अपाइड रिवर डैम्स पर बने पुल के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे और पानी से कचरा बटोर रहे थे। उनमें से कुछ तो नदी के उथले हिस्सों में तैर भी रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इस गंदे पानी में तैरने या पीने से उन्हें कोई गंभीर बीमारी लग सकती है। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम नदी पार करके तैरो, एक लड़के ने कहा। अगर तुम नीचे की गहराई तक तैरोगे तो मैं नदी पार करूंगा, दूसरे लड़के ने जवाब दिया। जैसे ही ये शरारती बच्चे मस्ती में डूबे हुए थे, उन्होंने पानी में से झांकते हुए एक जीव की मौजूदगी को महसूस ही नहीं किया। मानव, खेल, मजा, मैं भी, वह बड़बड़ाया। लेकिन बच्चों को सिर्फ गड़गड़ाने जैसी असमझ में आने वाली आवाज सुनाई दी। ये क्या आवाज थी? एक बच्चे ने पूछा, अचानक नदी की तरफ मुड़ते हुए। कहीं तुम उस झूठी कहानी से डर तो नहीं गए? मैंने सुना है वो सच है। मेरे पड़ोसी ने कहा कि उसने रात में उस राक्षस को देखा था। बकवास, कुछ भी मत बोलो। लेकिन भले ही उनके माता पिता ने उन्हें रिवर डैम्स के पास अकेले न जाने की चेतावनी दी थी, वो फिर भी वहां पहुंच गए थे। उनमें आत्मसंरक्षण की कोई भावना नहीं थी। अगर होती तो वे नदी के पास भी न जाते। खेल, मैं भी। वो जीव धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ने लगा। उसकी मंशा सिर्फ मासूमियत भरी थी। वह बस वही खुशी महसूस करना चाहता था जो बच्चे अभी अनुभव कर रहे थे। बेशक वह जानता था कि वह उनसे अलग है। चाहे वह कितना भी उनके पास आना चाहता, उसके भयानक रूप के कारण वह सिर्फ दूर से देख सकता था, पास कभी नहीं जा सकता था। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते अपना घुटना छील बैठा। आहा! उस जीव ने देखा कि सूक्ष्म जीवाणु और वायरस नदी के पानी में तैरते हुए उस घायल बच्चे की ओर बढ़ रहे हैं, जो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। मानव, खतरा, बीमारी। वह सहज रूप से समझ गया कि बच्चा खतरे में है। खुले घाव के साथ भी वह नदी में खेल रहा था, जिससे उसका घाव और ज्यादा संक्रमित हो सकता था। उसे कुछ करना ही था। उसका शरीर हरे रंग की रोशनी में चमकने लगा। उसकी जन्मजात जादुई शक्ति उसे पानी के सारे कचरे को निगलने की क्षमता देती थी, जिससे न केवल वह जीवित रहता था, बल्कि आसपास का पानी भी शुद्ध करता था। बच्चों, बच के रहो। लेकिन तभी एक जागरूक नागरिक ने उस हरे, चमकते जीव को पानी में बच्चों की ओर धीरे धीरे बढ़ते देखा। जैसे ही बच्चों ने उस आदमी की ओर देखा, वे भयभीत हो उठे। जब उन्होंने नदी में उस डरावने राक्षस को देखा, बच्चों में अफरातफरी मच गई। वे नदी से बाहर निकलने की जल्दी में थे, गंदे पानी में भागते हुए फिसलते भी जा रहे थे। बचाओ, बचाओ! क्या? आह! राक्षस! एक राक्षस मुझे खाने आ रहा है। बच्चों के चीख पुकार से पुल पर चल रहे लोगों का ध्यान गया। वे नीचे झांकने लगे और देखा कि एक भयानक जीव बच्चों की ओर बढ़ रहा है। कोई उन्हें बचाओ! बच्चों को बाहर निकालो! दूर हट जा राक्षस! एक आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और जीव की ओर फेंका, जो उसके सिर को छूते हुए निकल गया। यह देखते ही बाकी लोगों ने भी पुल से चीजें फेंकनी शुरू कर दीं, ताकि उस राक्षस को बच्चों से दूर रखा जा सके। लेकिन जब पत्थर और भाले उसके सिर को चोट पहुंचा रहे थे,
तब भी वह जीव बच्चों की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि घायल बच्चा अब भी पानी में था। अगर जीव अभी वहां से चला गया तो वायरस और बैक्टीरिया उसके घाव को संक्रमित कर देंगे और उसकी जान को खतरा होगा। आखिरकार बच्चे को मजबूती से खड़ा होने का मौका मिला और वह नदी की धारा से बाहर आ सका। लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया। उसने अपने घुटने की ओर देखा और पाया कि उसका घाव लगभग ठीक हो चुका था। बस हल्की सी लालिमा बाकी थी। बच्चा वापस नदी की ओर मुड़ा और उसने देखा वो जीव उसे चुपचाप देख रहा था। फिर वह जीव नदी की गहराइयों में उतर गया, मानो बस यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह बच्चा सुरक्षित है। कुछ घंटे बाद जब माहौल शांत हुआ तो भले ही उस बच्चे ने कितना भी समझाने की कोशिश की, उस जीव के खिलाफ एक तरह का डायन शिकार शुरू हो गया। लोगों को लगा कि वह खतरनाक है। उन्हें लगा कि वही कारण है जिसकी वजह से लोग इस पानी से बीमार हो रहे हैं। उन्होंने उस राक्षस को मारने की ठानी। वर्तमान में लौटते हैं। मायंक ने रिवर डेम्स को देखा और उसमें तैरते हुए कचरे को देखा। कम से कम कहें तो वह दृश्य घिनौना था। चैट JK2, क्या तुम ऐसा कोई जादू बना सकते हो जो इस बदबू को दूर कर सके? समझ गया, जादुई मंत्र संकलित किया जा रहा है। पूर्ण सुगंध शुद्धिकर्ता आडेड वायु तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को उनके स्थान से अवांछित गंधों को दूर भगाने की अनुमति देता है। अब अच्छा लग रहा है, मायंक ने कहा और गहरी सांस ली। अब उसे सिर्फ ताज़ी हवा की खुशबू आ रही थी। अब मुझे बस उस जीव को ढूंढना है, अपनी सुप्रीम स्किल मना गैदरिंग के सहारे। मायंक अपने आसपास मौजूद मना को देख और महसूस कर सकता था। अगर इस नदी में कोई प्राणी छिपा हुआ है तो वह उसके शरीर में मौजूद मना को जरूर महसूस करेगा। उसकी नजरें नदी की सतह को स्कैन करने लगीं, जब तक कि उसे नदी में जहर तत्व वाला मना एक जगह केंद्रित नजर नहीं आया। अजीब बात यह थी कि वह नदी की तह में नहीं था, बल्कि नदी के किनारे बनी इमारतों की दिशा में था। लगता है उस जीव ने खुद के लिए कोई मांद बना ली है। बिना देर किए मायंक नदी में पैरों के बल कूद गया, लेकिन जैसे ही वह गंदा संक्रमित पानी उसके शरीर से टकराने वाला था, एक अदृश्य प्रिज्म जैसा बुलबुला उसके चारों ओर बन गया और उसे पूरी तरह से भीगने से बचा लिया। अब वह पानी के अंदर उतर गया और उसके चारों ओर लगभग 1 मीटर का सुरक्षा कवच बन चुका था। नदी के भीतर उतरते ही उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखा। उसने अपनी उंगली के सिरे पर रोशनी की एक गेंद जलाकर एक साधारण अस्टार मंत्र फ्लैशलाइट का उपयोग किया, जिससे आसपास का पानी रोशन हो सका। उसने अपने चारों ओर का मुआयना किया, कचरे और गंदगी को नजरअंदाज करते हुए, जब तक कि उसे नदी के किनारे एक सुराख नहीं दिखा। शुक्र था वह इतना बड़ा था कि वह उसमें से रेंगकर अंदर जा सकता था। मायंक उस छोटे से सुरंग में घुस गया और सुरंग का पीछा करते हुए वह एक बड़ी अंधेरी गुफा में पहुंच गया। वह पानी से बाहर निकला और उस जीव की मांद में प्रवेश कर गया। उसी समय उस भूमिगत गुफा के अंदर वह जीव अपनी नींद से जाग गया और उसने वहां मौजूद एक नई उपस्थिति को महसूस किया। अपने पहले वाले रूप से अलग, अब वह जीव घावों और जख्मों से भरा हुआ था। कई इंसान पहले ही उसे मारने की कोशिश कर चुके थे और असफल रहे थे। उसे लगा कि मायंक भी उनमें से एक है, लेकिन इस बार वह जीव भागने वाला नहीं था। अब और नहीं, इस बार वह लड़ने को तैयार था।